Good evening. I'm good. How are you, Asia? Hmm. 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 राइट। जी हाँ। जी हाँ, ज़रूर। हुँ। जी हाँ। हुँ, 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 हुँ। राइट, राइट। हुँ, हुँ। तो जैसे कि आपने सही कहा कि लोग इंटरनेट का यूसेज कर रहे हैं, जबकि सबके पास इंटरनेट है। तो हाँ, यूज़ थोड़ा पॉज़िटिवली कर रहे हैं, पर अगर जो इन्फॉर्मेशन है, वो सबके लिए अवेलेबल हो, जो उनके लिए नहीं रिक्वायर्ड है वो भी, तो वो डेंजरस भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। तो अगर आज आज मुझे पेट दर्द हो रहा है और वो पर्टिकुलर कॉज़ से हो रहा है, 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो मैं अपने इश्यू को अंडर प्ले कर जाऊँ कि वो कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर जाऊँ। तो अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ रीज़न्स फॉर माय स्टमक एक, तो उसमें आ सकता है कि इट कैन बी गैस्ट्रिक, इट कैन बी एसिडिटी, इट कैन बी इंडाइजेशन, इट कैन बी एन इन्फेक्शन इन योर स्टमक। तो बेसिक चीज़ें। तो मुझे लगे हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा घरेलू उपचार कर लेता हूँ, मेरा इश्यू ठीक हो जाएगा। पर उस पर्सन को हो सकता है एक्चुअली में स्टमक अल्सर हो, ठीक है? अंडरलाइंग बड़ा कॉज़ हो। अब ये तो एक तरह की ऑडियंस है, दूसरी तरह की ऑडियंस है जहाँ उन्हें एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा होता पर सिम्पटम हो रहे होते हैं। वो साइकोसोमैटिक सिम्पटम भी हो सकते हैं, पर जब वो गूगल पे सर्च करते हैं उन्हें उससे रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कोई एक पर्टिकुलर बड़ी डिज़ीज़ की मिलती है। एग्ज़ाम्पल कैंसर हो गया या कोलोरेक्टल कैंसर हो गया या कोई पर्टिकुलर बड़ी डिज़ीज़, तो वो अपने सारे जो भी उनके सिम्पटम्स हो रहे हैं उसे कंपेयर करने लग जाते हैं और अब वो क्योंकि उतने ट्यून्ड नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे इसलिए वो गूगल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो एप्लीकेबल नहीं है सबके लिए। कोई ऐसा फिट्स ऑल एक साइज़ वन साइज़ फिट्स ऑल ऐसा कुछ है नहीं, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों में। हर एक पर्सन जिसको एक पर्टिकुलर इश्यू है, उसके हंड्रेड्स ऑफ अलग रीज़न्स होंगे। तो पर्सन क्या करता है, एंग्ज़ायटी में चला जाता है। अब वो हो सकता है कि उसे बिल्कुल कभी एंग्ज़ायटी हुई ना हो, पर उसने फिज़िकल हेल्थ का जब जो अपना सॉल्यूशन है वो ऑनलाइन सीक किया विदाउट प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस, तो उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली जो उसने अपने आप पे अप्लाई कर दी, ठीक है? तो एक होगा कंप्लीटली जो अवेयरनेस से रहित है, बिल्कुल अवेयर नहीं है। एक है जो इतना ज़्यादा अवेयर है, जो बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हैं, कितनी बार मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं, सर मुझे लग रहा है मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मुझे लग रहा है मुझे डिप्रेशन है, मुझे लग रहा है मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, मुझे लग रहा है मुझे बाइपोलर है। ये पहले से उन्होंने खुद डिसाइड किया होता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर वो रियलिटी में हो, तो ठीक है वो काम साइकियाट्रिस्ट का है, मेडिकेशंस का है, साइकोथेरेपी का भी है, काउंसलिंग का है। बट अगर वो ना हो और वो टैग अपने आप पे वो लगा ले कि मुझे ये एक्चुअल इश्यू है और अगर हम उसके बाद प्रोसेस भी चालू करते हैं काउंसलिंग का या जो भी थेरेपी का, तो वो वर्क नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने रीड किया होता है, जो भी डिसऑर्डर्स के बारे में, पर्टिकुलरली जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है डिसऑर्डर्स के बारे में, सब जगह लिखा है कि इट इज़ अनट्रीटेबल, इट इज़ मैनेजेबल। जो कि मैं इतना इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। ज सब जगह मैंने जहाँ भी इन्फॉर्मेशन देखी है, कोई भी क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब जगह एंड में ये लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट ट्रीटेबल। देयर विल बी सम सिम्पटम्स व्हिच विल रिमेन, इट इज़ यू कैन ऑलवेज़ मैनेज, यू हैव टू लिव विद दिस डिसऑर्डर, ऐसा लिखा है एंड में। तो जब उनको ये पता चल जाए कि आई हैव टू लिव विद दिस डिसऑर्डर और जब उनकी काउंसलिंग की जाए, तो वो कहाँ न कहाँ जो अपना जो उनको एफर्ट डालना चाहिए वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक पर्सन है जहाँ मैं उसको बोलूँ कि तेरे ऊपर जो ये टैग लगा है, अगर वो डिसऑर्डर का भी टैग है या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का या समझ तू ज़्यादा तुझे एंगर आता है, ये टैग भी तुझ पे लगा है या मेबी तूने अपने रिलेशनशिप में चीट किया है तो तेरे ऊपर कि तू इनफिडेलिटी
इन्फिडेलाइल है, ये टैग भी लगा है, तो ये टैग भी तेरे से कभी नहीं निकल सकता। तो डू यू थिंक दैट पर्सन विल चीट अगेन और नो? क्योंकि मैं उसको एक तरीके से बोल रहा हूँ कि व्हाटएवर यू डू, हाउ मच एवर एफर्ट वी बोथ पुट टुगेदर, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, और सम थिंग्स विल चेंज, सम थिंग्स विल नॉट चेंज। तो उसका जो एफर्ट है उसकी तरफ से जो आना चाहिए वो नहीं आता, क्योंकि उसने इतना ज्यादा एब्सोल्यूट बना लिया है अपने इशू को बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। हर एक पर्सन में चेंजेस पॉसिबल है, हर एक पर्सन में, मतलब कि जो हाईली एडिक्ट पर्सन अल्कोहलिक रहा हो चुका है वो भी बिल्कुल सोबर हो सकता है। बहुत जो सोबर रह चुका है पूरी लाइफ भर, जो बोलता है कि मैं टी टोटलर हूँ, मैंने आज तक अल्कोहल नहीं लिए, वो भी अल्कोहलिक हो सकता है। तो जो टेंडेंसीज है पॉजिटिव्स की तरफ जाने की, नेगेटिव्स की तरफ जाने की, ये कंप्लीटली डिपेंड होती है पर्सन के ऊपर। तो इंटरनेट का ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी रेडिली अवेलेबल है, हर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर अगर बंदा रोज इंटरनेट रेफर करे और एमबीबीएस पढ़े तो शायद 2 साल में डॉक्टर भी बन जाए। इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दवाइयों के नाम अवेलेबल है, साइड इफेक्ट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ यूज करना जरूरी है। उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि ये कौन से सोर्स से आ रही है, मेरे पे कितनी एप्लीकेबल है कि नहीं, वो उसको वेरीफाई फिल्टर करना बहुत जरूरी है। हम्म। 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 राइट। हम्म। 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 राइट, राइट। हम्म। 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 हाँ। राइट, राइट। जी हाँ। हम्म। जी हाँ, जी हाँ। जी, यहाँ पे मैं एक, जी हाँ, ये थोड़ा-सा इनपुट मैं भी करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही चीज़ पे हाइलाइट दिया है, ठीक है? एक तो चीज़ क्या हो रही है, इसका रीज़न जो मुझे लगता है, ठीक है? जैसे हम बोल रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन और जो लोग सीख कर रहे हैं कि हमें फ्री में ट्रीटमेंट चाहिए मुझे, ठीक है? पहली चीज़ तो क्या है कि कोई-कोई जो लोग हैं, वो सिर्फ़ एक हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, कोई एक ऐसा फ्रेंड चाहते हैं। वैसे तो वो इस तरह की हेल्प चाहते हैं। प्रोफ़ेशनल हेल्प तो वो फिर भी नहीं सीख कर रहे होते। लेकिन क्या होता है कि वो बाय चांस साइकोलॉजी ग्रुप के मेंबर है या बाय चांस कोई मेडिकल ग्रुप के मेंबर है, तो उनको लगता है कि चलो मैं ऑनलाइन एक्स वाई जेड बंदे से हेल्प सीख करने से अच्छा मैं ऐसे ग्रुप में अपना पोस्ट करता हूँ इशू जहाँ पे प्रोफेशनल्स है जो मुझे हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? अब वो ये नहीं जानते कि सपोज जब वो फ्री में कोई भी एडवाइस सीख कर रहे हैं, काउंसलिंग सीख कर रहे हैं या इवन मेडिकेशन सीख कर रहे हैं, तो जो सामने वाला पर्सन हेल्प कर रहा है, अब उस वो फ्री में जो हेल्प कर रहा है, उसका क्या इंटेंशन हो सकता है, ठीक है? एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो अपना खुद के रिकमेंडेशन के ऊपर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो खुद भी सीकर्स है, वो गिवर्स नहीं है।
वो खुद भी सीक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 2 सीकर्स जब मिलते हैं, 2 सीकर्स वैसे तो 2 एम्प्टी लोग जब मिल रहे हैं, वो आपस में कुछ एक्सचेंज कर नहीं सकते। लेकिन उनको ऐसा एक इल्यूज़न होता है कि मैंने इसको ये चीज़ रिकमेंड की, इसने मुझे ये चीज़ रिकमेंड की और दोनों एक-दूसरे की डॉक्टर बनने की या काउंसलर बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने गुड फेथ में तुझे ये चीज़ रिकमेंड की है। समझो एक पर्सन का ब्रेकअप हुआ, उसने ब्रेकअप वाले की पोस्ट देखी, तो जो उसने अपने केस में किया, उसने उसको वही गाइडेंस दे दी। या किसी पर्सन की लाइफ में किसी की डेथ हुई और दूसरे की लाइफ में जिस पर्सन, तो अब हर पर्सन का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अपब्रिंगिंग है, उनका एनवायरनमेंट है, बाकी जो फैक्टर्स है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और जो एडवाइस होगी वो टेलर मेड होगी हर एक पर्सन के लिए, ना कि कोई जनरलाइज्ड एडवाइस जैसे तो कुछ भी नहीं है। आज मैं अगर आपको कुछ सजेशन करूँ जो मेरे लिए काम किया, वो 100% आपके लिए हो सकता है कि कुछ फेल हो जाए, बिल्कुल भी काम ना करे। तो हाँ, तो ये जो चीज़ है, एक तो है कि 2 लोग एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की वजह से ये सब रिकमेंडेशन कर रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, जो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे, हो सकता है कि देखो कभी बहुत सारे लोग हैं, हर एक पर्सन जिसके पास डॉक्टर की डिग्री है, हर एक पर्सन जो इंजीनियर है, हर एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर स्किल को सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयड हो या ज़रूरी नहीं है कि वो उस पे उसके पास काम आ रहा हो, ठीक है? तो कभी-कभी हर पर्सन अपनी प्रोफ़ाइल को हाइलाइट करना चाहता है या हर पर्सन गुड सैनिटेरियन बनना चाहता है कि एक एक ये भी एक अलग तरीके की इच्छा होती है कि 10 लोग मेरी कमेंट को पढ़ें और लाइक करें। चाहे वो हाफ़ इन्फॉर्मेशन हो पर मेरी कमेंट को पढ़ा जाए, वो लाइक करे। ये एक तरह का ये भी एक एडिक्शन है, ठीक है? बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं कि मैं जो पोस्ट डालूँ, जो मैं पिक डालूँ, जो भी मैं डालूँ, उस पे बहुत थाउज़ेंड्स ऑफ कमेंट्स, थाउज़ेंड्स ऑफ लाइक्स आए, तो आई एम समथिंग। तो जो लोग रिकमेंडेशंस दे रहे हैं फ्री में, मुझे तो लग रहा है कि शायद उनको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उनको ये तरीका अपनाना पड़ रहा है कि लेट मी ऑफर अ काउंसलिंग सेशन फॉर फ्री, ठीक है? अब काउंसलिंग सेशन फॉर फ्री ठीक है, लेकिन काउंसलिंग एक प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे मैंने एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 या 2 काउंसलिंग सेशन कुछ करेगा, अगर वो ये सोचते हैं, तो आई थिंक ज़रूर काउंसलिंग की शुरुआत मत करिए। अगर आपको लगता है, क्यों क्या होगा अगर आपने शुरुआत कर ली, आपके इश्यू छेड़े जाएँगे। पहले 2 सेशन में तो आपके इश्यूज़ को छेड़ दिया मैंने, जो पहले नहीं भी थे, जो आप काउंसलिंग के पहले जो इश्यू है भी नहीं थे, चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, रिसेंटली 1-2 साल पहला पास्ट हो सकता है, वो एकदम ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ऐसा कुछ आपका जो इश्यू एक्टिव हो जाए, तो आपके लिए उसको मैनेज करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो पहले सोया हुआ था, मैंने उसको जगा दिया और आप 1-2 सेशन लेके अगर काउंसलिंग छोड़ते हो, तो वो अच्छे से ज़्यादा डैमेज करने वाली है, ठीक है? तो हाँ, तो जो लोग सोच रहे हैं कि 2-3 सेशन कुछ मिरेकल करेंगे, तो स्टार्ट मत करो प्रोसेस, जब तक कि आपको पूरा फेथ नहीं आता। हाँ, अगर आप कल आपका इश्यू हुआ है, आज आप काउंसलिंग के लिए आए, ज़रूर, फिर वो 1-2 सेशन भी बहुत मिरेकलेस हो सकते हैं। अब जो लोग ये काउंसलिंग प्रोसेस को ले रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं कर सकते इस प्रोसेस के लिए कि हम कंटिन्यूअसली लेंगे। और जो लोग ऑनलाइन क्वेश्चंस माँग रहे हैं, वो भी सजेशंस को खुद अपनाना नहीं चाहते, वो रीड करना चाहते हैं। जो उनके मन को भाएगा, वो उसको यूज़ करेंगे, जो नहीं लगेगा वो उसको रिजेक्ट कर लेंगे। अब एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा, मे बी जैसे मैंने बोला ब्रेकअप के ऊपर, तो उसको 20 कमेंट्स हैं। अब 20 कमेंट्स में से जो उसके लिए कम्फर्टिंग कमेंट होगा, जो मेरे लिए करने लायक है, जो मैं ईज़िली कर सकता हूँ, मेरे लिए जो मैनेजेबल है, वो मैंने यूज़ किया, लेकिन ये रॉन्ग हुआ। मतलब मैंने मेरा जो सॉल्यूशन है अपने हिसाब से, जितनी मेरी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से चूज़ किया। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, जो आपके लिए राइट है, जो उस टाइम पे, वो आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? प्लस ऐसे लोग पे नहीं कर रहे, तो पे नहीं कर रहे तो क्या होता है, हर काउंसलिंग सेशन के बाद आपको होमवर्क मिलता है, आपको पर्टिकुलर वर्कशीट्स मिलती है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं, सजेशंस मिलते हैं। तो ये आपने अगर नहीं किए, तो आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं आपका बिल्कुल भी, तो नेक्स्ट सेशन में आप आ नहीं सकते। और जो लोग फ्री सेशन दे रहे हैं, वो 1 सेशन देके तो उड़ जाएँगे, गायब हो जाएँगे, जो फ्री सेशन दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इनकम्प्लीट एडवाइस मिली पहली चीज़, दूसरी चीज़ इनकम्प्लीट सपोर्ट भी मिला,
क्योंकि काउंसलिंग एक लंबा सपोर्ट है। आप अपने काउंसलर के साथ रेगुलर टच में होते हो, नेक्स्ट दिन अगर आपको कुछ लगता है आप शेयर करते हो, फिर वापस से कुछ वहाँ से रिप्लाई आता है। एक लूप में रहते हो आप कंटिन्यूअसली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की तरफ से। काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेलेबल रहे कुछ डाउट्स, इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए, और अगर बीच में वापस डाउन होता है आपका क्लाइंट तो उसको वापस से अपलिफ्ट करने के लिए। और जो क्लाइंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो-जो काम दिया गया है काउंसलर की तरफ से उसको बखूबी स्टार्ट करे एफर्ट डाल के। तो ये दोनों मिसिंग है, ये ऑनलाइन जो हम लोग फ्री प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक की बात करें, ये दोनों चीज़ मिसिंग है। तो ये डिज़ास्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। फ्री में पूछना तो डिज़ास्टर है, लोगों को लग रहा है फ्री में पूछना इट इज़ हैविंग नो इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? ये एकदम ही ज़्यादा इसमें क्या डेंजर है? लेकिन फ्री में एडवाइस लेना भी डेंजरस है और देना भी डेंजरस है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना चेंज लेके आने वाले बंदे में से और ना जो पर्सन चेंज इम्प्लीमेंट कर रहा है, दोनों की तरफ से। हुँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हुँ, हुँ, राइट। ठीक है। एक तो जैसे कि हम मीडिया की बात करें या मूवीज़ की बात करें, और जो आज की डेट में मेंटल हेल्थ की पिक्चर लोगों के सामने है, वो रियलिटी से थोड़ी अलग है। मतलब कि क्योंकि मूवीज़ में हम लोग मूवी में सिर्फ़ एक पर्सन जिसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ है या उसको कॉन्फिडेंस कम है, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर दिखाते हैं, तो कोई मूवी नहीं देखने आएगा। वो कैरेक्टर थोड़ा इम्पैक्टफुल होना ज़रूरी है। वो अगर वो पर्सन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग हो गए कि वो मैनिएक है, वो साइकोपैथ है, वो किलर है, ऐसा ऐसा कुछ होगा जहाँ पे लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएँगे उस कैरेक्टर के साथ में, तो वो मूवी बिकेगी। तो जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जभी भी मूवीज़ में दिखाया गया है, क्योंकि मैं मुझे लगता है जितनी नॉलेज जो भी नॉलेज लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में वो शायद सिर्फ़ मूवीज़ से, क्योंकि बुक्स तो किसने पढ़ी नहीं। डिस्कवरी, नेट जियो तो मेंटल हेल्थ पे कोई दिखाता नहीं है डॉक्यूमेंट्री, और कोई मुझे नहीं लगता कि सोर्स उनके पास है मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेने का एक्सेप्ट गूगल, वो भी जब उनको इश्यूज़ हो। तो मुझे लगता है जो उनको नॉलेज है वो मूवीज़ से है, और जो भी मूवीज़ अब तक हुई है उसमें एग्ज़ैजरेटेड एक तो दिखाया गया है मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और दूसरा और जो भी एक्सट्रीम केसेज़ है वो दिखाए गए हैं कि इस पर्सन को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। ठीक है? अभी अभी मैंने आई आई थिंक मैं रिसेंट कोई एक मूवी थी, मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें भी उन्होंने वो पर्सन को एकदम ही इस लेवल पे दिखाया है कि मुझे बस नाम याद नहीं आ रहा, वो हाँ, आई थिंक मर्दानी 1 और 2 दोनों मूवीज़ मैंने, क्योंकि बहुत पहले नहीं देखी थी, मैंने रिसेंटली देखी। तो वो दोनों रेप और चाइल्ड अब्डक्शन और जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इससे रिलेटेड है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो। तो उसमें जो भी जो नेगेटिव रोल प्लेयर है, उसको एकदम ही साइकोपैथिक दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई रिमॉर्स नहीं है, रिग्रेट नहीं है, एक्शंस का कोई भी एनालिसिस नहीं करता वो, और बिल्कुल ही शेमलेस या जो ठीक है, ऐसे गिने-चुने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले लोग ज़रूर होते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम गिनती के नहीं होते। या हम लोग जब एडिक्ट भी देखते हैं, जो अल्कोहलिक है, एडिक्ट है, जो एडिक्ट हमें मूवीज़ में देखने मिलता है, जिस तरह का अब्यूज़र और एडिक्ट उस तरह का एक्चुअल में एक्सिस्ट बहुत रेयर करते हैं, कम करते हैं। तो जब लोगों ने मेंटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन मूवीज़ से लेनी चालू की, तो उन्हें जो पिक्चर देखने मिली, एक तो मेंटल हेल्थ की, और प्लस जो मेडिकेशन से रिलेटेड भी जो अवेयरनेस मूवीज़ ने बताया है कि जो मेंटल हेल्थ की जो मेडिकेशंस है, वो आपको एक तो पूरा का पूरा स्लो डाउन कर देगी। ज़ीरो मतलब आप जो हो उससे आधे के आधे रह जाओगे।
दूसरा है कि अगर उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो आपकी जो इश्यू है उससे भी ज़्यादा होंगे। जबकि मैं जो लेवल तक मैं एग्री करता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन जो साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर्ड हुए हैं, जिन्होंने मेडिकेशंस लिया है, उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस लेवल पे होते हैं और वो जिस लेवल से होते हैं, जो उन्होंने कम्युनिकेट किया है, वो मैनेजेबल होते हैं। जो डॉक्टर से कम्युनिकेट करके उसका डोज़ेज करेक्ट करके और मैनेजेबल होते हैं। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स और इस तरह के डोज़ेजेस कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं देता कि वो उसके लाइसेंस पे बनाए। कि आज को वो ऐसी कोई दवाई दे दे कि वो पर्सन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो कोई नहीं रिस्क लेगा ऐसा, कोई भी। मतलब जो टॉप से टॉप साइकियाट्रिस्ट भी है, वो थोड़ा-सा डोज़ेज का ध्यान ज़रूर रखेगा। तो ये जो स्टिग्मा है स्पेसिफिकली के मेडिकेशन से रिलेटेड कि मेडिकेशंस मेरे इश्यूज़ को जितना है और ख़राब कर देंगे। ये जो है ये एक तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उनको क्योंकि क्या होता है फिज़िकल हेल्थ में हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा पेट दुखा, मैंने एंटी स्पैज़मोइडिक की गोली खाई, मेरा पेट दर्द चला गया। ठीक है, मुझे बैक पेन हुआ, मैंने डाइक्लोफिनेक खाई, मेरा पेन चला गया। अगर मुझे एलर्जी हुई, मैंने एंटी हिस्टामाइन खाई, मेरी एलर्जी कम हो गई। तो जो-जो ड्रग्स हमने एक्सपेरिमेंट की अपनी बॉडी के साथ और उन्होंने हमको रिज़ल्ट दिखाया है। पर साइकियाट्रिक मेडिकेशन किसी ने ट्राई नहीं की है कि उसका इफ़ेक्ट के ऊपर हम लोग कुछ और प्लस जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी साइकियाट्रिक मेडिकेशंस के लिमिटेड होते हैं। जैसे हम क्योंकि उसके लिए उनके पास सब्जेक्ट भी होने ज़रूरी है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए और सेन पीपल के ऊपर और बहुत ज़्यादा जो लोग जस्ट बडिंग इश्यूज़ के साथ है, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स उतने लेवल के नहीं हुए। तो जो लोगों के पास रिपोर्ट है मेडिसिन्स से रिलेटेड, साइकियाट्रिक मेडिकेशन से रिलेटेड, वो बहुत ही अल्टर्ड है, बहुत ही ज़्यादा रियल नहीं है, बहुत एक्ज़ैजरेटेड है। इस वजह से उनको कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका इश्यू जैसे कि मैं बोलूँगा कि वो इश्यू के 4 लेवल्स है। और लेवल 1 वो है जहाँ पर आप इमीडिएटली फ्रेंड और फैमिली मेंबर से बात करो तो इश्यू रिज़ॉल्व। लेवल 2 और लेवल 3 वो है जिस पे आप कोई काउंसलर के साथ बात करो और इश्यू रिज़ॉल्व। लेवल 4 और 5 वो लेवल है जहाँ पे आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ और आपका इश्यू रिज़ॉल्व। तो पर कोई-कोई लोग ऐसे हैं जो लेवल 2-3 के बीच में हैं, ठीक है? या जो लेवल 4 में है, जो सिर्फ़ साइकियाट्रिस्ट के पास एक बार जाए और 1 महीने का डोज़ ले, उनका इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाए, तो वो इस ये नहीं जाते ये सोच के कि उनका इश्यू और ख़राब हो जाएगा, बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे, उनका काम इफ़ेक्ट हो जाएगा और इस वजह से और उनको लोगों ने डराया होता है कि इस सो एंड सो पर्सन ने ये साइकियाट्रिक मेडिकेशन ली थी, उसको ये इफ़ेक्ट हुआ। हर साइकियाट्रिक मेडिकेशन जैसे मूड स्टेबलाइज़र अलग साइड इफ़ेक्ट देगी, एंटी डिप्रेशन अलग अलग साइड इफ़ेक्ट देगी, ठीक है? तो जिस एंटी साइकोटिक अलग साइड इफ़ेक्ट देगी, तो जो एंटी साइकोटिक है क्योंकि साइकोटिक पर्सन को अगर हमको कंट्रोल में रखना है, तो उस सेम लेवल की दवाई कोई एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट को या डिप्रेशन वाले पेशेंट को या उसको नहीं देगा। तो सबको क्या लग रहा है पहली बात जैसे आपने बोला, जैसे हर एक कॉमन मेंटल हेल्थ सिनेरियो डिप्रेशन है, वैसे ही हर एक कॉमन मेंटल हेल्थ की जो दवाई है वो एंटी डिप्रेसेंट है। उनको ये नहीं मालूम कि एंटी डिप्रेसेंट्स के अलावा भी बहुत कुछ एक्सिस्ट करता है, एंटी साइकोटिक्स है या एंटी नारकोटिक्स है। हुँ। हाँ, यस, 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 सीडेट हाँ, जी हाँ। हाँ, राइट, राइट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, राइट। हुँ, हुँ, राइट। हुँ, राइट, राइट। हाँ, 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 थोड़ा-सा इनपुट यहाँ पे ये आया कि मुझे जितना तक जैसे कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, ठीक है? तो साइकियाट्रिस्ट की तरफ से जब वो पेशेंट भी देखते हैं और वैसे भी मुझे नहीं मालूम कि ऐसा अवेयरनेस कहाँ पे एक्टिवली हो रहा है, जहाँ पे वो मेडिकेशंस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक बार उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स है, वो क्लियर कर दी जाए। इनफैक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही
अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता भी है, तो उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले कि ये हम आपको जो दवाई दे रहे हैं, वो ये और ये असर करेगी, वो इस पार्ट पे असर करेगी, आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस लेवल पे हो सकते हैं और हम आपको ऐसी दवाई नहीं दे रहे। एक एश्योरेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैं इतना श्योर हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट से रिलेटेड भी, कि जो लोग प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेके आते हैं अपने, वो साइकियाट्री के क्लिनिक से लेकर जो फार्मासिस्ट के पास जाने का उनका जो देरी है ना, वो बहुत लंबी हो जाती है। वो साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में तो बहुत तेज़ी से अंदर गए, जैसे ही बाहर आए वो बहुत स्लो चलने लग गए। अब वो एक-एक छोटा स्टेप लेके ढूँढ रहे हैं अभी मेडिकल कहाँ है? मेडिकल तक जाते-जाते भी बहुत स्लो चलते जा रहे हैं। मेडिकल तक पहुँचते-पहुँचते भी मैं बोलूँ कि इसको नहीं दूँ, इसको ये पर्ची लूँ कि नहीं लूँ, सपोज़ ले भी ली, फिर घर पे दवाई लाने के बाद दवाई भी देख रहे हैं, साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं, फिर वो दवाई को गूगल में डाल के भी देख रहे हैं, फिर हर चीज़ अ, उसके बारे में जान रहे हैं, फिर माइंड बना लेते हैं कि लूँ, नहीं लूँ, स्टार्ट करूँ, नहीं लूँ, अच्छा इसमें तो लिखा है स्टार्ट कर दी एक बार तो इतने महीने लेनी पड़ेगी या ये। तो हर एक लेवल पे उनको रोक आती है अंदर से कि साइकियाट्रिक मेडिकेशंस लूँ कि नहीं लूँ। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग या तो बिल्कुल घर पे लेने के बाद भी ट्राई नहीं करते, बिल्कुल भी, और कभी-कभी जैसे पार्टनर्स गए, दोनों कपल्स गए तो हाँ, सिर्फ वाइफ को अगर मिला प्रिस्क्रिप्शन या हस्बैंड को मिला तो एक बोलेगा हाँ, मैंने खा ली, धीरे-धीरे एक-एक पत्ते में से गोली कम करके वो वॉशरूम में डालते रहेंगे और बोलते रहेंगे हाँ, हाँ, मैं खा रही हूँ, मैं ले रही हूँ, ठीक है। और कोई-कोई लोग ऐसे होंगे कि वो दवाइयों को स्टार्ट करेंगे लेकिन 3-4 दिन के बाद एक क्या होता है, एक तो जेन्युइन साइड इफेक्ट दवाई का और एक है कि अगर मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रिज़्यूम कर लिया है कि मुझे, क्योंकि मैंने रीड किया है गूगल में, कितनी बार दवाई लिए बिना गूगल पे साइड इफेक्ट रीड करके भी आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, फ़ील हो सकते हैं, फिज़िकल सिम्पटम्स सिर्फ़ रीड करके। अगर मैंने दवाई के फिज़िकल सिम्पटम्स साइड इफेक्ट रीड किए और दवाई का डोज़ लिया, पहला डोज़, पहली बात तो पहले डोज़ में कोई दवाई साइड इफेक्ट दिखाना चालू नहीं करती। ठीक है? तो अगर मैंने ले लिया, तो मुझे जो हो रहा है, वो मेरी एंग्ज़ायटी ने और मेरे जो वरी ने, स्ट्रेस ने वो एक्चुअली मुझे दिखा दिया जो मेरा फ़ियर था मुझे। और मुझे लगा कि ये तो बहुत हाइलाइटेड साइड इफ़ेक्ट हो गए पहले डोज़ में ही, तो चलो बंद कर देते हैं इसको। तो इसलिए साइकियाट्रिक मेडिकेशंस पहुँचती भी है घर तक और लेकिन शायद उन तक नहीं जाती, जो लोग लेते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट अगर बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करे अपने अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को दवाइयों के बारे में थोड़ा-सा एश्योरेंस दे। उसको भी ये याद दिलाए कि आपको गूगल में जाके बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दवाइयों से रिलेटेड देखो, अगर मैं आज आपको सिंपल बात बताता हूँ, ये एक फैक्ट है, ये जो भी देख रहा है वो भी ये सर्च कर सकता है। आप एक काम करिए, आप एक नॉर्मल जो एंटीबायोटिक खाते हो, जो भी वो हो सकता है, आप सर्दी-खाँसी होती है तो आप मे बी अमॉक्सिलिन खाओ, अगर अगर आपको दाँत का दर्द है, या अगर आप एज़िथ्रोमाइसिन खा रहे हो अगर आपको सर्दी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है थ्रोट का। आप जाइए ऑनलाइन में एज़िथ्रोमाइसिन के या अमॉक्सिलिन के साइड इफेक्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे कम से कम 15 साइड इफेक्ट है। 15 साइड इफेक्ट जो अगर आप पढ़ो, आप एक्चुअली में दवाई नहीं लोगे। उसमें लिखा होगा डिज़ीनेस, नौसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, डायरिया, उसके बाद ब्लर्ड विज़न, एक्स-वाई-ज़ेड, ये वो 15 साइड इफेक्ट होंगे तो आप नहीं लोगे। लेकिन आप उसको सर्च नहीं करते क्योंकि आपको शायद ट्रस्ट है फिज़िकल मेडिकेशंस के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर। आप साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन के पास के भी साइड इफेक्ट देखोगे तो उधर भी आपको 5 से 10, 15 साइड इफेक्ट दिखेंगे। उल्टे मुझे लग रहा है वो वाली मेडिकेशन से थोड़े कम दिखेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है बहुत। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होती, स्पेसिफिक होती है। तो दोनों के साइड इफेक्ट तो देखो, कंपनीज़ का एक तो रोल होता है और कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी साइड इफेक्ट एक भी उनको सब्जेक्ट के अंदर दिखा वो उसको मेंशन करे, ताकि अगर किसी को हो तो कोई कंपनी को सू ना करे। ये तो उनकी तरफ से प्रोटेक्शन है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल है साइड इफेक्ट से रिलेटेड, हर एक दवाई का साइड इफेक्ट है। हर एक दवाई का जो भी आप डालोगे उसका साइड इफेक्ट है। इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट है। पर आपको देखना है कि वो जो साइड इफेक्ट आपको हो रहा है वो कितने टाइम तक है, कब तक चलेगा, और जो आपके इश्यू के लिए दवाई दी है, क्या आप उसके साथ लिव करना चाहते हो? जो आपका इश्यू है वो तो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा और साइड इफेक्ट आपके साथ में भी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहेगा। तो क्या आप इश्यूज़ के साथ रहना चाहते हो कि साइड इफेक्ट जो टेम्परेरी है उसके साथ आप एक बार रह के देख सकते हो? अभी जैसे मैं ये एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे अभी कोविड 19 की जो एक अल्टरनेटिव दवाई, बहुत सा एंटी मलेरिया ड्रग यूज़ हो रहा है, कोविड 19 की जगह पे। अब एंटी मलेरिया ड्रग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे। जो जो मलेरिया पेशेंट्स को भी देते हैं तो भी उनको होते हैं। पर अब मलेरिया वाला बंदा बोले नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, मैं मलेरिया के साथ रहूँगा ज़िंदगी भर।
ऐसा बोले, या जो भी और कोई डिसऑर्डर वाला पर्सन बोले नहीं मैं इसके साथ रह लूँगा, प्रॉब्लम के साथ रह लूँगा लेकिन जो सॉल्यूशन विद टेम्परेरी साइड इफेक्ट के साथ नहीं रहूँगा। तो ये चॉइस पर्सन के हाथ में है। जी हाँ। हुँ, 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 हुँ। जी हाँ, थोड़ी वॉइस आपकी स्लो आ रही है, वॉइस एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, अभी सही है, हाँ, ये सही आ रही है। जी, जी, जी हाँ। हुँ, हुँ। जी हाँ, जी हाँ, पहले हम जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो पहले एंगर को हम लोग थोड़ा-सा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? कि ये एंगर एंगर कहाँ से जी हाँ, जी हाँ। तो अब मैं ये बोलूँगा कि एक पर्सन हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इन्हेलेशन करते हैं। हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हम लोग उसी से लिव कर रहे हैं, ठीक है? वो नेसेसिटी है हमारी, ठीक है? अब जो एक पर्सन है सपोज़ उस पर्सन को जो ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी सप्लाई कट कर दी जाए। या तो वो वेंटिलेटर पे हो या तो पर्सन को जहाँ पर भी हो वो रूम इतना क्लोज़ हो उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, ठीक है? और वो वो उसके लिए क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ वो रह रहा है, वो उसकी एक्ज़िस्टेंस का एक सोर्स है। तो उसके अंदर एक छटपटाहट कि अब मैं क्या करूँ? मतलब कि स्कैरसिटी जिसको हम बोल सकते हैं। जो मेरे पास था, जिसकी मुझे हैबिट है, वो नहीं है, ठीक है? अब नॉर्मल सिनेरियो में जैसे अगर हम मॉल में जाते हैं, मॉल में हमें एक ड्रेस पसंद आई, ठीक है? और वो एक ड्रेस हम लेने गए और मुझे उसमें साइज़ चाहिए और साइज़ अवेलेबल नहीं था। ठीक है? तो वो चीज़ की स्कैरसिटी हो गई। जो चीज़ मैं चाहता था, वो मुझे नहीं मिल पाई, ठीक है? नहीं मिल पाई। सपोज़ मैं जो लास्ट चीज़ है मॉल में बची हुई है, जो भी जीन्स है, वो किसी और ने आके ऑलरेडी पैक करवा ली, ठीक है? वो भी मुझे नहीं मिल पाई वहाँ पे, ठीक है? अब एक ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी होती है, जो रेगुलरली उसको मिलता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम करूँगा कि बच्चों और बड़ों का थोड़ा कंबाइन करके कि अगर मुझे रोज़ रिस्पेक्ट मिलती है, रोज़ मैं जाता हूँ मेरे ऑफ़िस में और हर बंदा मुझे सलाम मारता है और मुझे बोलता है, "सर कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून" प्रेज़ करता है, रोज़ मुझे मिलता है, तो मैं अपना उसे एक नेचर बना लेता हूँ। एक एक बिना बोलते हैं कि मैं उस चीज़ को ना कमांड करने लग जाता हूँ, उसकी डिमांड करने लग जाता हूँ, कमांड करने लग जाता हूँ, वो मेरी लाइफ़ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन जाता है वो चीज़, जो भी चीज़ है, ठीक है? अब जब वो चीज़ अचानक से मैं मेरी इंसल्ट कर दे कोई एक पर्सन, वो हो सकता है नया कोई कलीग आया हो, नया जॉइनी हो या कोई भी पर्सन हो, तो जो मुझे रोज़ मिल रहा था उसकी एब्सेंस हो गई, उसकी स्कैरसिटी हो गई, वो मुझे मिल नहीं पाया जो मुझे था। तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? एंगर, जो मैं डेफिनिशन इस तरह से करता हूँ एंगर की, कि जो हमारा कम्फर्ट ज़ोन है ना, कम्फर्ट ज़ोन, अभी उसको थोड़ा-सा वर्ड डालते हैं हम, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर हमको जब निकलना पड़ता है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर का कुछ हमारे अंदर आता है, हमारी टेरिटरी में कुछ एंटर करता है, ठीक है? वो हो सकता है जैसे जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम लोग यूजुअली स्ट्रेस का जो ट्रिगर है, ठीक है? कि हम लोग बोलते हैं कि अब मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा उसका, यूजुअली स्ट्रेस ट्रिगर करने के लिए हम बोलते हैं कि एक खतरा आया हाँ, ठीक है? खतरा आया और हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग खतरे का सामना करते हैं, ठीक है? कि हमारे पास अगर मैकेनिज़्म है उसका सामना करने की तो हम करेंगे, नहीं है तो फिर हम लोग कोई ऐसा रिस्पॉन्स देंगे जो हमने पहले से सीखा है। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जब आने का जो रिस्पॉन्स होता है, वो थ्रेट का सिमिलर रिस्पॉन्स होता है, वो थ्रेट की तरह ही फ़ील होता है हमको, जैसे एक थ्रेट आती है।
अब जैसे हम छोटे बच्चों की हम बात की, उन्होंने एक रेगुलर रूटीन बनाया है कि रोज़ हम अपने छोटे फ्रेंड्स को मिलेंगे या रोज़ हम नीचे जाके हम लोग गार्डन में खेलेंगे या रोज़ हम नीचे जाके कोई एक पर्टिकुलर गेम्स खेलेंगे, ठीक है? वो उनका एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म हो गया रेगुलरली, जो उनकी लाइफ़ का एक हिस्सा बन चुका है। अब जब एक पर्सन आता है थ्रेटनिंग वे में उसको बोलता है, जो उसका पेरेंट ही है कि कोविड-19 आया है, घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? और अथॉरिटेटिव पर्सन बोलता है जी हाँ। जी जी हाँ और जिसके आगे उस पर्सन की नहीं चल पाती, ठीक है? रिस्पॉन्स कुछ कर नहीं सकते हम लोग, फाइट ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? और फ्लाइट ऑप्शन है लेकिन अगर सपोज़ तो वो पर्सन अब वो पर्सन को अपना जो डिस्प्लेज़र है यूजुअली डिस्प्लेज़र कम्युनिकेट तो होना चाहिए पर्टिकुलर इमोशन के साथ। अगर मेरे को नीचे जाने नहीं मिला तो पर्टिकुलर इमोशन है कि आई फील बोर्ड, ओके, आई फील फ्रस्ट्रेटेड और आई फील रिस्ट्रिक्टेड। ये है जो रियल इमोशन है। लेकिन एंगर एक मास्किंग इमोशन है, मास्क की तरह। और हर पर्सन वो मास्क पुट ऑन करता है, तो हर बंदा हमको दिख रहा है, सबके ऊपर मास्क लगा हुआ है, फ्राउनिंग फेस का, एंग्री फेस का, क्योंकि शायद जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि मेरा जो इमोशन है उसको आइडेंटिफाई करना और वही इमोशन सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करना एज एज इट इज। ठीक है कि अगर अगर जैसे कि हमारा सेशन होने वाला है और नहीं हो पाया तो उसमें कुछ इश्यू आ गए तो ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि आई फील लेट डाउन हो सकता है, ठीक है, ये एक इमोशन हो सकता है। और आई फील दैट द अदर पर्सन इज नॉट पंक्चुअल, ये हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि मे बी सर्कमस्टेंसेस डिड नॉट वर्क इन आवर फेवर, ऐसा हो सकता है। बट इमीडिएटली क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर इमोशन जो है दिखाना नहीं आता, हम लोग इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, हमने वो सब नहीं सीखा अपने अपब्रिंगिंग में भी। और दूसरा है कि जो ईज़ी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो हम लोग देखते आए हैं। ज़्यादातर एंग्री जो लोग हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स एंग्री हो रहे हैं। उनकी वर्क प्लेस पे कोई एंग्री रहा है, उनके सिबलिंग्स में कोई एंग्री रहा है। तो एंगर उन्होंने ये देखा है कि एंगर काम करता है, एंगर से काम हो जाता है। एंगर से चीज़ मिल जाती है या मिलने का एक तरीका खुल जाता है या अपॉर्च्युनिटी खुल सकती है एंगर से। तो उनका उनका जो स्कैर्सिटी हो गई लाइफ में जो उनको नहीं मिल पाई और एंगर उनको एक चांस देता है, एक जैसे लाइफ़लाइन देता है कि हमको एक ऑप्शन मिलता है, शायद वो चीज़ हमको वापस मिल जाए एंगर दिखाने से। क्योंकि उन्होंने वो देखा है, एक तो ये तो वो हो गया कि जो चाइल्डहुड से रिलेटेड हो गया। कि अगर हमने ये रिस्पॉन्स देखा जो काम करता है हमारी फैमिली में, हमारे मदर-फादर ने आपस में जब उनकी लड़ाई हुई, उनको अपनी कोई बात मनवानी, उन्होंने एंगर से मनवाई, तो हमें पता है एंगर ईज़िली हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक डिराइव्ड इमोशन हो गया एंगर। दूसरा है कि एंगर उनकी तरफ से भी यूज़ होता है, जो लोग पावरलेस हैं। पावरलेस, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि कोई पर्सन है जिसका सर्वाइवल मैकेनिज़्म जो है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसको कोई वेटेज नहीं देता, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो पर्सन है मेबी वो इसमें रहता है, चॉल्स में रहते हैं या छोटे-छोटे हट्स में रहते हैं, जिनके पास मॉनेटरीली बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है, पुअर पीपल है। तो अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से उन तक जो भी चीज़ पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच रही, कुछ नहीं हो रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होते हैं एंग्री होते हैं, एंग्री, ठीक है? तो वो क्या होता है कि एंगर एक वीक पर्सन का पावरफुल टूल है। क्योंकि कोई भी पर्सन कोई हर पर्सन के अंदर डोमिनेंस की जो भूख है या कंट्रोल लेने की भूख है या एग्जिस्टेंस की जो भूख है या सेल्फ एस्टीम की भूख है, वो है, चाहे वो कोई बेगर हो, चाहे वो कोई रईस हो। अब वो रईस है, वो उसको डिस्प्ले कर सकता है फाइनेंशियली अपने पावर दिखा के, गाड़ियाँ दिखा के, बंगला दिखा के, शो ऑफ करके या पावर पैसों से लोगों को खरीद के। तो जो लोगों के पास ये सब नहीं है, तो उनके पास जो टूल अवेलेबल होता है, जो हर पर्सन का बोलते हैं ना कि ये एक तरीके का वेपन है जो हर पर्सन के पास अवेलेबल है, जो जब कोई वेपन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ये हमको लगता है ये काम करेगा। ऐसा हमने देखा है और हमको हमको ऐसा लगता है, ठीक है? तो और एक चीज़ और है कि जो लोग एंग्री होते हैं, वो यूजुअली अपने रियल इमोशंस को दिखाने से डरते हैं। या तो उन्होंने कभी अपने रियल इमोशंस नहीं दिखाए किसी को,
या उनके अंदर उस लेवल का इमोशनल अपब्रिंगिंग नहीं है जहाँ पे उन्होंने इमोशन, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास एक क्लाइंट थी जो जिसकी अपब्रिंगिंग हुई थी एक मिलिट्री बैकग्राउंड में स्कूल में, और उसके डैड भी फौजी थे। तो वहाँ पे हमेशा ही गर्ल्स को, बॉयज़ को बोला है कि टफ रहो, बिल्कुल भी रोना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो उनको रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखा गया, जहाँ पे जो नेचुरल इमोशंस है, अगर मैं दुखी हूँ किसी बात से तो ज़रूर मुझे रोना चाहिए। अगर मैं किसी बात से सैड हूँ तो मुझे ज़रूर किसी के साथ बात करनी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। हर्ट हूँ तो मुझे बोलना चाहिए किसी को मुझे हर्ट हुआ है। तो वहाँ पे ऐसा उसकी फैमिली में नहीं था कि ये इमोशंस अ, ये एक्सप्रेस करना मतलब आप वीक हो, ऐसा एक टैग है घर के अंदर। तो लोग उसकी वजह से अडैप्ट हो जाते हैं कि नहीं करना, पर वो बिल्ट अप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर उस पर्सन को एक ही इमोशन समझ आता है, जो है कि अगर ये सारे इमोशंस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो शायद एंगर जो है वो ईज़ी टूल होगा। तो अभी बच्चे, जैसे हम वापस से थोड़ा-सा मुद्दे पे आते हैं कि जैसे बच्चे हैं, वो एंग्री फ़ील करते हैं, वो घर पे बोलते हैं, मॉम-डैड को ज़िद करते हैं, हमें बाहर जाना है, हमें या कुछ खाने जाना है या हमें नीचे खेलने जाना है हमें। तो अब क्या होता है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव एनर्जी होती है, ठीक है? और उन्हें अपनी बातें मनवाने की आदत है, और एंगर उनको एक टूल ऐसा लगता है जो शायद ये काम कर सकता है। तो उनकी क्रिएटिव एनर्जी को उस टाइम पे हमें, जैसे कोविड-19 के टाइम्स में डाइवर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो घर में ही अलग टाइप की गेम्स अरेंज कर रहे हैं उनके लिए, और जब बच्चे अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं कुछ पर्टिकुलर गेम्स के अंदर, तो उनको लगता है कि अ, उनको ज़्यादा फन फीलिंग आती है, उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसा कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ जो ग्रुप में हो रही है फैमिली मेंबर्स के साथ मिल के, क्योंकि दूसरे लोगों से नहीं मिल सकते, और अगर उनकी कुछ खाने की इच्छा है तो वही सेम चीज़ घर पे बना दी जाए। तो मेन चीज़ ये है कि एंगर मास्क इमोशन है, क्योंकि क्या, जैसे कि एंगर एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ आइसबर्ग के नीचे बहुत कुछ है। जैसे एक पर्सन जो एंग्री है वो सैड होगा, सैडनेस दिखा नहीं पा रहा, या सैडनेस कभी दिखाई और वो एक्नॉलेज नहीं हुई सामने वाले पर्सन से, तो वो एंगर दिखाएगा, ठीक है? वो डिसअपॉइंटेड है, वो अपनी वाइफ को, हस्बैंड को नहीं बोल सकता मैं तेरे से डिसअपॉइंटेड हूँ, वो अपने बॉस से नहीं बोल सकता मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। तो उसको पता है एंगर एकदम रेडिली अवेलेबल है। कुछ भी नहीं हम अप्लाई कर पा रहे तो एंगर अप्लाई करते हैं। अगर मैं एम्बैरेस्ड हूँ, मुझे मेरी किसी ने मज़ाक उड़ा ली, या मेरी इंसल्ट हो गई कहाँ पे, अब इंसल्ट से लड़ना मैंने सीखा नहीं, या मैं बचपन में वो बुली होता था पहले से, और वो बुलीज़ के सामने मैं तब खड़ा नहीं हुआ, तो अब मैं कैसे खड़ा होऊँगा? तो वो एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, एंगर एक टूल है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, मेरे एक्जिस्टेंस है। और एक और चीज़ है, अपने आप से थ्रेट को दूर करने के लिए, एंगर ये भी टूल है कि अगर मुझे लगता है कि हाँ, डिफेंस मैकेनिज़्म, हाँ, यस। डर से मुझे बचना है, और वो डर के कॉन्सिक्वेंस और इस इश्यू का क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे उससे बचना है। इसलिए मैं अपने आस-पास वॉल बना देता हूँ कि मुझे पता है एंग्री पर्सन के आस-पास कोई भी नहीं आएगा, और एंगर का मतलब है, जैसे बहुत सारे सिंपल है, आप सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप देख लो, स्नेक का एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे स्नेक्स हैं जो नॉन वेनेमस स्नेक्स है, जिनके पास वेनम नहीं है, पर उनके पास जो टेक्निक्स है, डिफेंस मैकेनिज़्म है कि वो अपना फन ऐसे फैलाते हैं कि जो भी उनका जो प्रे है, जो भी उनको उनको हर्ट करने आया, वो निकल जाता है बाजू से ही। तो सिमिलरली एंगर इसी तरह से यूज़ किया जाता है डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए ज़्यादा, जैसे कोई पर्सन हेल्पलेस है, वो फ़ील हो रहा है, या वो पर्सन को पेन फ़ील हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनको पेन फ़ील हो रहा है, अभी मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जो लोगों को कैंसर है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको पेन फ़ील हो रहा है। कोई ऐसे-ऐसे प्रोसीजर्स है जिससे वो छूट नहीं पाते। कोई तरीका ही नहीं है, वो प्रोसेस से भी जाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा, तो क्या दिखाए वो कौन-सा इमोशन दिखाए उसमें? और रो-रो के भी इतना कोई पर्सन थक चुका है, तो एंगर भी तभी-कभी आता है कि व्हाई मी, मेरे साथ क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? या गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? या कोई पर्सन इनसिक्योर फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, हंग्री तक, बेसिक बेसिक जो नीड है, हंग्री। अब हम स्निकर्स की ऐड देते, लोग बोलते हैं कि हंग्री क्या, ग्रैब अ स्निकर्स। तो वहाँ पे दिखाता है, जब तू हंग्री होता है तो हीरोइन बन जाता है। जब तेरे नखरे चालू हो जाते हैं, तो अलग-अलग डिमांड्स करने लग जाता है, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वो भी मास्क इमोशन है कि अगर मैं सपोज़ अभी मुझे पता हो कि मैं हंग्री हूँ और मैं मॉम को बोल दूँ, मॉम हंग्री हूँ, रोटी बना दो, और मॉम बोले, "अरे मैंने अभी आटा ही नहीं गूँधा।" तो अब मुझे ये पता है कि आटा गूँधने में और 15-20 मिनट लगेंगे, रोटी पकाने में और 10-15 मिनट लगेंगे, आधे घंटा मैं हंग्री नहीं रह सकता, तो क्या करूँ? और कोई ऑप्शन जब नहीं होता मेरे पास, चलो मेरे पास बिस्किट्स हैं, मैंने खा लिए, वो भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है,
तो क्या मैं गुस्सा करूँगा, आपको नहीं पता, आपको पहले बनानी चाहिए थी, मुझे भूख लगी, अब मैं क्या करूँ? तो ये क्या होता है डिस्प्लेज़र दिखाने के लिए पहला है कि डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, डिस्प्लेज़र दिखाने के लिए अभी बहुत सारे कपल्स हैं, जहाँ पे उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखा आपस में और उनको एक-दूसरे की कोई बात खटकी, तो उन्होंने एंगर दिखाया। तो एंगर एक सिग्नलिंग के लिए भी यूज़ होता है, अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए भी कि मैं एंग्री हूँ, तुमको कुछ करना चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो एंगर एक तो क्या होता है जो पर्सन दिखा रहा है, उसके लिए भी बहुत ख़ास बेनिफिशियल नहीं होता लॉन्ग रन के लिए और जो देख रहा है वो भी कन्फ्यूज़न में रहता है कि मैं कैसे हेल्प करूँ इस पर्सन को। तो इसलिए जो बेस फीलिंग है, जिस वजह से जिसको हम एंगर में तब्दील कर रहे हैं, जो बेस फीलिंग उसको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है। एडल्ट्स की अगर हम बात करें कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, अगर मेरा गुस्सा बस टंग तक आ गया या मेरे मन में कुछ गालियाँ आ गई और मुँह से बस नहीं निकली, तो मुझे जानना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? क्या ये इस पर्सन का एंगर है? कभी-कभी लोग ऑफ़िस का फ्रस्ट्रेशन एंगर होता है क्योंकि बॉस डोमिनेंट फिगर है, बॉस के सामने तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। वीक पर्सन के ऊपर लोग एंगर दिखा सकते हैं। तो अपनी डोमिनेंस को लोग बाहर की डोमिनेंस फेलियर को यहाँ पे भी प्रूव करते हैं। जैसे हम जो बहुत सारे जो रेपिस्ट है, उनकी जो हम थॉट प्रोसेस देखते हैं। जो बहुत सारे जो रेपिस्ट है, वो लाइफ़ में रिजेक्शन को सफ़र किया होता है उन्होंने वुमेन के थ्रू। तो अब जब उनकी रिजेक्शन उनकी बार-बार हुई है, जो भी पर्टिकुलर रीज़न की वज़ह से, लुक्स की वज़ह से या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से, अब वो इसको मास्क करने के लिए, कवर करने के लिए, अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए और अपनी नज़र में अपनी सेल्फ एस्टीम को बरकरार करने क्योंकि वो उनका सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। मैं यहाँ पे गलत-सही पे तो नहीं जाता, पर उस पर्सन शायद वो पर्सन जो अगर रेपिस्ट हो उसने वो मैकेनिज़्म शायद इसलिए अपनाई कि मुझे दूसरे को हार्म करके अपने आप को सुपीरियर फ़ील करवाना है क्योंकि शायद उसको लगा होगा कि ये लो फीलिंग मेरे लिए थ्रेट है गाना का। तो वो थ्रेट से बाहर आने के लिए उसने किसी और को हार्म करने की कोशिश की और अपने आप को फ़ील करवाया कि अगर क्या हो गया मुझे एक लड़की ने रिजेक्ट किया, इतनी सारी लड़कियाँ हैं जिनके ऊपर मैं ओवर पावर हो सकता हूँ। तो सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, सिग्नलिंग के लिए, मास्क करने के लिए, उसके बाद अगर मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है अपने रियल इमोशंस को दिखाने के लिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए एंगर यूज़ होता है। जी हाँ, ज़रूर। थैंक यू आशा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप भी इतने अच्छे क्वेश्चन्स पूछते हो। ठीक ठीक है, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ओके, थैंक यू। बाय-बाय।